गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 27 मई 2020। तो दैनिक जागरण के कंप्लीट न्यूज एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। हम दैनिक जागरण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस में उसी पोर्शन को फोकस करते हैं जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, पुराने अगर हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें। कोई कमेंट पूछना है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमारा जो पहला न्यूज़ है वो ये है कि चीन को हिमाकत का मिलेगा करारा जवाब। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से डिस्प्यूट चल रहा है भारत और चीन के मध्य, और डिस्प्यूट क्यों है उस पर हम डिस्कस करेंगे। और भारत और चीन के बीच में क्या क्या पॉजिटिव संबंध है, क्या क्या नेगेटिव संबंध है, क्या क्या सकारात्मक पक्ष हैं, क्या क्या सहयोग के पक्ष हैं, और क्या क्या जो है दोनों के बीच में विरोधाभास है, डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर ने एक समीक्षा मीटिंग बुलाई है, और उस समीक्षा मीटिंग में जो है हमारे नेशनल एनएसए जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल जी, और चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस इसको कहा जाता है। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सीडीएस जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है बने हैं बिपिन रावत बने हैं, और ये 2019 में ही ये पद का सृजन किया गया है। 2019 में ही भारत के पहले जनरल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बने हैं वो बिपिन रावत बने हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इस समय का जो सिचुएशन है, जब दो देश के बीच में तनाव की कंडीशन हो, जब युद्ध की कंडीशन हो, वैसी कंडीशन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका काम होता है कि तीनों सेना, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तीनों सेना को जो है समन्वय करने का काम करता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो चलिए न्यूज पे लौटते हैं। न्यूज क्या है कि हालिया विवाद जो हुआ है अक्साई चीन स्थित गलवान घाटी में हुआ है। गलवान घाटी जो है, भारत का कहना है कि गलवान घाटी उसके क्षेत्राधिकार में आता है, और चीनी सेना ने क्या किया है कि वहाँ टेंट बना के चीनी सेना रह रही है। बड़े मात्रा में चीनी सेना, अधिक से अधिक चीनी सेना जो है वहाँ पे आ चुकी है। इंडिया क्या हुआ है कि गलवान घाटी में रोड बनाने का काम किया है। बॉर्डर के क्षेत्र में एक इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना, बी आर ओ, इसका नाम होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ याद रखना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है, सड़क निर्माण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, ये आता है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। इसका काम होता है कि भारत का जो बॉर्डर सीमा है वहाँ पे सड़क निर्माण करने का काम करता है, ताकि सैनिक जो है आसानी से जो है जा सके, बॉर्डर के पास जा सके। बीआरओ का यही काम है। तो बीआरओ ने क्या किया है कि एक गलवान घाटी में भी एक सड़क बनाने का काम किया था, और उसको लेकर के चीन की आपत्ति हुई है, और उसके बाद जो है चीनी सेना वहाँ प्रत्यक्ष तौर पे आ चुकी है। तो दोनों के बीच में काफ़ी तनातनी की स्थिति है भारत और चीन के बीच में। लेकिन इशू यह नहीं है। इशू क्या है, अच्छा पहले संबंध हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि बेसिक इशू आखिर क्या है। भारत और चीन के बीच में जो विकास का संबंध है वो स्टार्ट होता है 1948 में, 1948 में, जब जो है चीन आज़ाद हुआ था। चीन हमारे से एक वर्ष के बाद आज़ाद हुआ। 1948 में चीन आज़ाद हुआ, और 1947 में भारत आज़ाद हुआ। तो भारत जो है चीन को, जब चीन आज़ाद हुआ तो चीन को मान्यता देने वाले पहले कुछ देशों में भारत था। उसके बाद जो है 1950 में चीन ने तिब्बत पे आक्रमण करके वहाँ पे कब्जा कर लिया। पहले जो है हमारे और चीन के बीच में डायरेक्टली सीमा नहीं था। 1950 में क्या हुआ कि चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, और तिब्बत पे कब्जा करने के बाद चीन जो है निकट सीमा हो गया भारत का, भारत से सटा हुआ देश हो गया है। जो तिब्बत चीन और इंडिया को डिवाइड करने का काम करती थी, वो तिब्बत अब चीन का अंग हो गया। तो उसके बाद डिस्प्यूट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। 1954 में, 1954 ईस्वी में, नेहरू जी, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, और चीन के जो राष्ट्रपति हैं झोउ एनलाई, ये दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसे समझौता का नाम दिया गया है पंचशील सिद्धांत। दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है, और पंचशील सिद्धांत इसका नाम दिया गया है। और एक फेमस नारा दिया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई का, 1954 में। 1959 में क्या हुआ कि तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु
जो दलाई लामा है वो इंडिया आ गए और धर्मशाला, जो हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला है, वहाँ पे बस गए और उसको लेकर के विवाद फिर शुरू हुआ। चीन का कहना था कि आप दलाई लामा को जो है चीन को सुपुर्द करें, चीन को सौंपें। अगर 1962 का अगर वार देखोगे, 1962 का अगर वार देखोगे, तो एक रीजन यह भी था कि चीन चाहता था कि दलाई लामा को जो है चीन को सौंपा जाए। उसके बाद 1988 में, 1962 में चीन के वार के बाद जो है 1988 में राजीव गांधी के द्वारा फिर द्विपक्षीय समझौतों को शुरुआत करने का कोशिश किया गया, फिर ट्रेड स्टार्ट करने का कोशिश किया गया। 2018 में चीन और भारत के बीच में पहली अनौपचारिक वार्ता की शुरुआत होती है, जिसका नाम है वुहान शिखर सम्मेलन। वही वुहान जो आज कोरोना वायरस का कहर जहाँ पे शुरुआत हुआ है, उसी वुहान में एक समिट हुआ था जिसे वुहान शिखर सम्मेलन कहा गया। भारत और चीन के बीच में अनौपचारिक शिखर वार्ता थी। अनौपचारिक क्या होता? अनौपचारिक शिखर वार्ता याद रखना, जैसे औपचारिक शिखर वार्ता पहले तो समझो क्या होता। जैसे मान लेते हैं कि भारत और चीन के अगर राष्ट्राध्यक्ष अगर मुलाकात करेंगे, दोनों के अगर भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति अगर मुलाकात करेंगे, तो मुलाकात से पहले जो है एक प्रारूप तय होता है कि इसी टॉपिक पे हमें बात करना। एक प्रारूप फिक्स होता है, दोनों देश के जो राजनयिक है वो मिलकर प्रारूप फिक्स करते हैं। तो इसी जो टॉपिक जो फिक्स होता है कि इसी टॉपिक पे हमें बात करना है, तो उसको औपचारिक शिखर वार्ता कहा जाता है। और जहाँ पे ये जो टॉपिक फिक्स नहीं होता है कि हमें किस टॉपिक पे बात करनी है, तो उसे अनौपचारिक शिखर वार्ता कहा जाता है, जहाँ पे कोई टॉपिक फिक्स नहीं होता। तो 2018 में पहला शिखर सम्मेलन अनौपचारिक वार्ता की शुरुआत की गई थी और काफ़ी हद तक सफल हुआ था। आप याद करना, डोकलाम मुद्दे जो भारत और चीन के बीच में उस समय में उभर रहा था और युद्ध होने की स्थिति में थी, उसको भारत और चीन के बीच में अनौपचारिक शिखर वार्ता के द्वारा समापन किया गया था। 2019 में चेन्नई कनेक्ट दूसरा अनौपचारिक वार्ता हुआ है, जिसमें चीन के राष्ट्रपति भारत आए थे, जिसका नाम था चेन्नई कनेक्ट। चेन्नई के महाबलीपुरम में जो है ये शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसको दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन कहा गया। 2020 में भारत और चीन के बीच में 70 वर्ष हो गए हैं, राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष हो गए हैं। यानी 1950 में भारत और चीन के बीच में राजनयिक संबंध की शुरुआत हुई थी और 2020 में इसकी 70 वर्ष हो गए और इसको लेकर काफ़ी समारोह भी आयोजित हुआ था। तो अब देखते हैं, ये तो हमने देखा कि भारत और चीन के बीच में किस तरह से विकास हो रहा है। अब देखते हैं कि भारत और चीन में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या सहयोग के पॉइंट है। अगर मान लेते हैं कि मेंस में आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना हो, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है और क्या क्या निगेटिव एस्पेक्ट है। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि भारत तथा चीन के शीर्ष नेताओं द्वारा 2 अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और याद रखना, भारत जो है रसिया के अलावा एकमात्र देश है चीन जिसके साथ अनौपचारिक शिखर वार्ता करता है। एकमात्र देश है रसिया के अलावा चीन जिसके पास अनौपचारिक शिखर वार्ता भारत जिसके साथ करता है। दूसरा कह सकते हो कि भारत और चीन के बीच में जो ट्रेड $3 बिलियन का था आज से कुछ वर्ष पहले 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में, वो वर्तमान में जो है लगभग $100 बिलियन का हो गया। यानी 2000 के आसपास जो ट्रेड $3 बिलियन का था, वो $100 बिलियन का होने वाला है भारत और चीन के बीच में। ये भी सकारात्मक संदर्भ है। भारतीय कंपनियां ने चीन में 3 सूचना प्रौद्योगिकी कॉरिडोर स्थापित किया। भारत जो है आईटी सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है विश्व में, और चीन जो है मैन्युफैक्चरिंग में स्थान रखता है विश्व में। तो भारत जो है 3 आईटी कॉरिडोर जो है चीन में स्थापित किया, भारत की जो आईटी कंपनी है इन्फोसिस वगैरह। उसके बाद दोनों देश के बीच जो सेना का जो है एक संबंध है, सेना का जो है एक एक्सरसाइज होता है, उसको कहा जाता है हैंड इन हैंड। याद रखना, कई बार स्टेट पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है कि भारत और चीन के बीच में जो सेना का अभ्यास होता है, सैन्य अभ्यास होता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हैंड इन हैंड, जहाँ पे भारत और चीन के सेना मिल करके अभ्यास करते हैं और एक दूसरे का टेक्नोलॉजी साझा करते हैं। दोनों देश के बीच में सिस्टर सिटी का भी कॉन्सेप्ट है। सिस्टर सिटी का कॉन्सेप्ट है, जैसे फुजियाना प्रांत, चीन का जो फुजियाना प्रांत है और तमिलनाडु को जो है सिस्टर सिटी का स्टेटस मिला है, राइट। और इसी तरह से जो है चेन्नई,
चेन्नई सिटी और चिनझोऊ को जो है सिस्टर सिटी के रूप में स्थापित किया गया, विकसित किया गया है। यानी चिनझोऊ का जो अच्छा चीज़ होगा, वहाँ की जो अच्छी व्यवस्थाएं होगी वो चेन्नई में लागू होगी। पर्यावरण जैसे मुद्दे पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पे कह सकते हो कि यूएनएफसीसी का जो COP 21 है, यूएनएफसीसी का जो COP 21 है यानी कन्वेंशन ऑफ पार्टी 21 यानी पेरिस क्लाइमेट चेंज जो है उसको लेकर के भारत और चीन सहयोग कर रहे हैं, जहां यूएसए एक से एग्जिट हो गया। पेरिस समझौता से यूएसए एग्जिट हो गया, बाहर हो गया, लेकिन चीन और इंडिया मिलकर के सहयोग कर रहे हैं। तो ये तो सहयोग के पक्ष है, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्या है? देखो नेगेटिव पॉइंट क्या है कि सीमा विवाद का मुद्दा है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के लद्दाख तक सीमा विवाद का भारत और चीन के बीच में मुद्दा है, जिसमें एक झील का नाम याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है, पोगोंग तोस्यो मोरिरी झील है। पोगोंग झील नॉर्मली इसको कहा जाता है, पोगोंग तोस्यो मोरिरी झील है। ये झील पड़ता है लद्दाख में। इसका 2/3 हिस्सा जो है वो आता है चीन के अंतर्गत और इसका 1/3 हिस्सा आता है आपको भारत के अंतर्गत। तो इस झील को लेकर के भी विवाद है। डोकलाम इशू को लेकर के हमने देखा है कि भारत, चीन और भूटान के मध्य किस तरह से जो है ट्रांजैक्शन था डोकलाम, और किस तरह से विवाद हुआ था। अरुणाचल प्रदेश को क्षेत्र को लेकर के विवाद है। चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश जो है तिब्बत का एक अंग है और इसको लेकर के भी विवाद है। दूसरा और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना कि एनएसजी को लेकर के, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी एनएसजी को लेकर के भारत और चीन के बीच में विवाद है। और ना सिर्फ एनएसजी को लेकर के बल्कि यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी भारत की जो सदस्यता, अस्थायी सदस्यता, उसको चीन रोक देता। एनएसजी की भी सदस्यता को चीन रोक देता है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो अस्थायी मेंबरशिप है जिसका भारत दावा करता है उसको भी चीन रोक देता है वीटो लगा करके। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के भी विवाद है। हमें पता है कि जो वन बेल्ट वन रोड जो है, ओवर देखो, वन बेल्ट वन रोड जो ओवर की नीति है, जिस नीति पे चल रहा है, जिस नीति को चीन लागू कर रहा है, 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी, उसके तहत सिपेक बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है जो पीओके होके गुजरता है। भारत का कहना है कि पीओके जो है, पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, वो भारत का अभिन्न अंग है और चीन चूंकि इस रास्ते से होकर गुजर रहा है, इस रास्ते से सड़क निर्माण कर रहा है, इसलिए चीन भारत की संप्रभुता पे खतरा बना हुआ है, भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहा है। तो इसको लेकर के भी विवाद है। सीमा पे आतंकवाद के मुद्दे पर चीन द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किया जाता है, पाकिस्तान का बचाव किया जाता है। और ना सिर्फ पाकिस्तान का बचाव किया जाता है, हमने देखा है कि किसी भी आतंकवादी को, मसूद अजहर के केस में हमने देखा कि मसूद अजहर को हम आतंकवादी घोषित करना चाहते थे यूनाइटेड नेशन में, और चीन लगातार उस पर वीटो लगा रहा था। इस तरह से कई अन्य आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं और जिस पे हम प्रतिबंधित करना चाहते हैं यूनाइटेड नेशन में, लेकिन चीन उस पर वीटो लगा देता है। चीन पाकिस्तान का समर्थन करता है। क्वाड को लेकर के भी चीन की आपत्ति है। क्वाड जिसमें 4 देश हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये 4 देशों का जो सहयोग है वो क्वाड के तहत है। 4 देश इसके तहत है, क्वाड के तहत हैं। और चीन की आपत्ति है कि क्वाड का जो निर्माण किया गया है वो किया गया है चीन को काउंटर करने के लिए, चीन को क्षति पहुंचाने के लिए किया गया है। ये चीन की आपत्ति है। और व्यापार घाटा, भारत और चीन के बीच में सबसे बड़ा डिस्प्यूट जो है, सबसे बड़ा विवाद है व्यापार घाटा को लेकर के। भारत जो है 18 बिलियन डॉलर, 18 बिलियन डॉलर का भारत निर्यात करता है चीन को, और लगभग इसका 4 गुना से भी अधिक 75 बिलियन डॉलर का चीन भारत को जो है निर्यात करता है। यानी भारत जितना चीन को निर्यात करता है, चीन उससे कहीं अधिक भारत को निर्यात करता है। एक तरह से अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करूँ तो लगभग जो है 4 लाख करोड़ के आसपास, लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास जो है चीन प्रत्येक वर्ष भारत से कमाता है। राइट। तो ये सारे के सारे जो विवाद हैं चीन और भारत के मध्य। तो उम्मीद है कि भारत और चीन के बीच में क्या क्या डिस्प्यूट है, क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव एस्पेक्ट है, डिटेल से
हमने डिस्कस किया आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में हमें आप लिख सकते हो। देखो HCQ दवाई के बारे में कुछ समय हमने पहले डिस्कस किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट दवाई थी। यही दवाई है जिसको हमने विश्व के बहुत सारे देशों को बेचा है। तो याद रखना HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इसका नाम है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का भारत जो है ट्रायल जारी रखेगा, ये भारत का कहना है। और विश्व के 80 से अधिक देशों को जो है हमने इसको निर्यात किया। इसी को लेकर के अमेरिका का एक स्टेटमेंट आ गया था जिसको लेकर के भारत में काफ़ी बवाल हुआ था। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ही वो दवाई थी। दूसरी बात क्या है कि WHO ने जो 4 दवाई का नाम तैयार किया था कि वो 4 दवाई जो कोरोना के इलाज में सहायक हो सकती है, उसमें एक था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, दूसरा था रेमडेसिविर, दूसरा क्या था रेमडेसिविर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है, दोनों ही दवाई WHO के 4 मेडिसिन के लिस्ट में थे जो कोरोना के इलाज में सहायक हो सकते हैं। देखो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रही है, मैंने आज पढ़ा है, इस अन्य पेज पे भी इस न्यूज़ को लेकर के चर्चा है। ये जो टिड्डी है, ये जो है एक कीड़ा दिख रहा है आपको, इसका नाम है टिड्डी। इसको लेकर के ये दिल्ली के करीब पहुंच गया है। ये आता है कहीं ईरान से आता है, और ईरान से आते हुए वो जो है अफगानिस्तान को क्रॉस करता है, पाकिस्तान को क्रॉस करता है और इंडिया आता है। और इंडिया में काफ़ी मात्रा में ये फसल को बर्बाद करता है। इसको लेकर के कुछ नीचे डाटा दिया हुआ है अन्य पेज पे, उस पर हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन इस न्यूज़ को जरूर एक बार पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सेकेंड पेज पे मूव करते हैं हम। देखो यहाँ पे जो है चीन को लेकर के जो हमने डिस्प्यूट किया, गलवान घाटी को लेकर के, ये यहाँ पे भी न्यूज़ दिया हुआ, तो यहाँ पे भी एक बार पढ़ लेना। हमने एक एनालिसिस पूरी तरह से कर दिया, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, तीनों ही पॉइंट में आपको वो काम देगा, लेकिन इसको भी एक बार आप देख लेना। देखो यहाँ पे जो है ये जो चर्चा हो रही है, ये चर्चा हो रही है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के लिए सरकार विधेयक ला रही है और अंतिम रूप दिया जा रहा है। जैसे अखिल भारतीय सेवा है ना, जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, ये जो अखिल भारतीय सेवा है, उसी तरह से एक न्यायिक सेवा का भी गठन किया जाना चाहिए। काफ़ी समय से ये चर्चा में था और सरकार इसको लेकर के काम कर रही है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सरकार गठन करने का कोशिश कर रही है और उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। बहुत अच्छा कदम है, इसको एक बार जरूर देख सकते हो आप। देखो यहाँ पे एक फैक्ट है छोटा सा कि 1976 में 42वां संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी के समय में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, छोटा संविधान कहा गया। कई बार क्वेश्चन पूछा है वनडे एग्जाम में और पीसीएस में। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान कहा गया। और इसी संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 312 में जो है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रोविजन किया गया था, जिस पे वर्तमान में सरकार विधेयक लाने का विचार कर रही है, प्रारूप तैयार हो रहा है। देखो अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आपको एडिटोरियल मिल जाता, लेकिन अगर आप बिहार में रह रहे हो मान लो, या किसी अन्य राज्य में रह रहे हो, तो वैसी कंडीशन में अगर आपको एडिटोरियल नहीं मिल रहा है तो आप जो है टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे एडिटोरियल नॉर्मली आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है हमारी कोशिश यह है कि करेंट अफेयर का जो है एक कह सकते हो सिंगल सिस्टम तैयार किया जाए, जहाँ तक नॉर्मली जो भी करेंट अफेयर है या जो भी चीज़ें हैं करेंट से रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको एक जगह मिल जाए। तो इसके लिए जो है जैसे मान लो दैनिक जागरण के अलावा, दैनिक जागरण का न्यूज एनालिसिस हम कर रहे हैं, इसके अलावा जैसे जनसत्ता हो गया, उसके बाद हिंदू हो गया, सॉरी हिंदुस्तान हो गया, उसके बाद पायनियर हो गया, ट्रिब्यून हो गया, तो इसका जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उस इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम पुटअप कर देते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जो है देखो एक सुविधा के बारे में चर्चा है, इसको कहा गया है AEPS,
AEPS क्या होता है? सबसे पहले तो याद रखो कि इसे कहा जाता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार सक्षम भुगतान सेवा। इसकी जो शुरुआत हुई थी, जब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत हुई थी 2018 में, उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट ने जो है AEPS की शुरुआत की थी, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की शुरुआत की थी 2019 में। AEPS के माध्यम से जो है वित्तीय सेवाओं के उन ग्राहकों तक विस्तारित किया जा रहा है जो बैंकिंग के बजाय नकदी आधारित सेवा का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, टेक्निकल टर्म में नहीं जाते हैं। जैसे मान लो कि आधार आधारित आपका अगर अकाउंट हो जाता है, तो वैसी कंडीशन में अगर आप मान लेते हो कि गांव के कुछ लोग हैं जिसको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ पढ़ाई नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, वो कह सकते हो अनपढ़ हैं, तो वैसी कंडीशन में वो अगर थंब इम्प्रेशन के माध्यम से अपना थंब दे के भी जो है वो पैसा का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। तो इसको कहा जाता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और ये जो है इसके कारण जो है अभी वर्तमान में डाक विभाग काफ़ी अच्छा काम कर रही है। जो पैसा लोगों तक पहुंचाना है, जनधन खाता में पैसा पहुंचाना है या अन्य जगह पैसा पहुंचाना है, तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से पैसा पहुंचाया जा रहा है। एक बार देख सकते हो उसको। लोकतंत्र का खाका बदलने वाला संकट, इसको एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें दो प्रोस्पेक्टिव दिया हुआ, इसमें दो प्रोस्पेक्टिव दिया। लोकतंत्र की कहीं न कहीं आलोचना भी की गई है और लोकतंत्र की कुछ बड़ाई भी किया गया। तो इसको एक बार पढ़ सकते हो कि यहाँ पे कहा गया कि जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, ये सारे के सारे जो लोकतांत्रिक देश हैं जहाँ पे लोगों को अधिक से अधिक अधिकार दिए गए, वहाँ पे कोरोना संकट को निपटने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। सरकार ने वहाँ पे जो है कोरोना को काफ़ी केस बढ़ गए, वहाँ पे इशू काफ़ी हुआ। दूसरी तरफ जो कुछ अन्य देश हैं, जो साम्यवादी देश हैं, जो कम्युनिस्ट कंट्री हैं, जैसे चीन हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, वियतनाम हो गया, ये सारे के सारे देश जो हैं कोरोना को सीमित करने में, कोरोना पर विजय पाने में लगभग सक्षम रहे हैं। तो इसलिए जो है क्यों ऐसा रहे हैं, क्योंकि लोगों के अधिकार को इन्होंने हनन किया, पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया, राइट। तो ये सारा का सारा कहना है इन राइटर का। दूसरी बात क्या है कि इस आर्टिकल में जो है इनका कहना है कि सरकार को आखिर जो है अगर कोरोना होगा, कोरोना के बाद, कोरोना समाप्ति के बाद जो है विश्व किस तरह से परिवर्तित होगा, लोकतंत्र में क्या परिवर्तन आएगा, उसको लेकर के दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप इसको पढ़ सकते हो। ये जो आर्टिकल है इसको लेकर के फर्स्ट पेज पे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, और कंबाइन करके इसको लेकर के, चीन को लेकर के आज 3 न्यूज़ थे, एक एडिटोरियल था और 2 अन्य न्यूज़ थे, तीनों को मिला करके हमने डिस्कस किया था। और सरकारी हो सकता है मानव अनुकूल वायरस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे जो एक टर्म है, उस टर्म के बारे में मैं बताना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा, जो कि काफ़ी चर्चा में रह रहा है। ये जो टर्म है इसको कहा गया हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। कि जैसे मान लेते हैं कि किसी गांव की जो है जनसंख्या है 1000 लोगों की जनसंख्या। अब एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति को मान लेते हैं कोरोना हो गया। गांव के लोग जो है वो जो है लिमिटेड लॉकडाउन कंडीशन में है, मतलब एक गांव में ही, वो गांव के क्षेत्र में ही वो रह सकते हैं। मतलब है कि एक जो है गांव के चारों तरफ बाउंड्री है, वो बाहर नहीं जा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर हर एक व्यक्ति को कोरोना हो जाता है और उसके बाद जब वो रिकवर हो जाएगा तो उसके अंतर्गत इम्यूनिटी इस तरह से बढ़ जाएगी कि उसको फिर कोरोना अटैक नहीं होगा। जैसे मान लें कि एक व्यक्ति के अंदर अगर कोरोना हो गया, अगर वो ठीक हो जाता है तो ठीक होने के बाद जो है उसके अंतर्गत इम्यूनिटी इस तरह से बढ़ जाएगी कि उसको फिर कोरोना नहीं होगा। तो इसका जो है कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लेते हैं कि कुछ देश क्या किया कि अपने पूरे देश को जो है खोल दिया पूरे, यानी किसी तरह का कोई लॉकडाउन पालन नहीं किया। और इसका मतलब हुआ कि जैसे एक व्यक्ति को कोरोना हुआ तो उससे लगभग हजारों लाखों लोगों, उस क्षेत्र, उस देश के जितने भी लोग हैं सबको कोरोना हो गया।
और उसके बाद जो है हर एक व्यक्ति ठीक होने के बाद उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो कोरोना से फाइट अपने आप कर लेता है, राइट। तो इसी को कहा गया है हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट कहा गया है, यानी इकोनॉमी को आप खोल दीजिए और खोलने के बाद जो है एक व्यक्ति को अगर कोरोना है तो वो पूरा समाज को कोरोना फैला देगा, पूरे देश को कोरोना फैला देगा, और उसके बाद जो है हर एक व्यक्ति रिकवर हो जाएगा। रिकवर होने के बाद जो है उसमें फिर कोरोना के लक्षण नहीं होंगे, कोरोना से वो उसका शरीर इनकाउंटर करने के लिए तैयार होगा, कोरोना से उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, राइट। इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया है हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट, लेकिन इंडिया जैसे विशाल देशों में यह सही नहीं है। देखो ये भी एक बार देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि कौशल मंत्रालय के द्वारा ये लिखा हो गया है, मिनिस्टर है मंत्रालय कौशल मंत्रालय संभालते हैं, इनके द्वारा लिखा गया है कोरोना के कारण किस तरह से जो है कौशलता का यूज किया जा सकता है, उसको लेकर के इनका आर्टिकल है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार आप देख सकते हो। हाँ, टीडीओ को लेकर के हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पेज पे। देखो FAO जो है यानी कृषि संगठन, जो खाद्य और कृषि संगठन जो है, यूनाइटेड नेशन के खाद्य और कृषि संगठन है, इन्होंने टीडी को लेकर के चिताया था, टीडियों को लेकर के चेतावनी दी थी, विश्व लेवल पे चेतावनी दिया था, और इनका कहना था कि टिड्डियाँ जो है फसल को जिस तरह से नष्ट कर देती है, फसल को जिस तरह से खा जाती है, उससे भूखमरी का खतरा और अधिक बढ़ सकता है विश्व लेवल पे। देखो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से आप देखना। दूसरा क्या है कि किस तरह से पेटू होती है टिड्डियाँ, ये न्यूज़ आप पढ़ो। इसके तहत दिया हुआ है कि जो टिड्डी होती है, छोटे आकार का टिड्डी, तो छोटे आकार का जो टिड्डी होता है उसमें लगभग 4 करोड़ टिड्डी होते हैं, यानी एक टिड्डी अगर जाता है कहीं तो वो ग्रुप में जाता है, और छोटा आकार का जो टिड्डी होता है लगभग 4 करोड़ उसमें टिड्डी होता है, और एक दिन में ये टिड्डी उतना भोजन कर लेते हैं जितना 35,000 लोग जो है, 35,000 लोग 2 दिन में 2 बार आसानी से भोजन कर सकता है। यानी ये टिड्डी जो है, टिड्डी का जो एक छोटा समूह है जिसमें 4 करोड़ टिड्डी होते हैं, वो एक दिन में इतना भोजन कर लेते हैं जितना कि 35,000 लोग दिन में 2 बार भोजन कर सकता है, राइट। तो इस तरह से ये जो है हमारे देश को, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इसलिए बहुत सारे स्टेट ने जो है अभी इस पर चेतावनी घोषित कर दी है। बिजनेस पेज पे भी न्यूज़ है, जो ये न्यूज़ है, एक बार देख सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको क्रिसिल का रिपोर्ट है कि जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी बुरी दौर से गुजरेगी। आत्मनिर्भर पैकेज को लेकर के जो है डिस्कशन भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है, लेकिन हम इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। आत्मनिर्भर पैकेज को लेकर के जो है मैं वीडियो जल्द लाऊंगा, जिसमें सरकार ने 5 आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की थी और लगभग 21 लाख करोड़ के आसपास का घोषणा हुआ था टोटल। देखो ये जो स्कीम है, नॉर्मली ये जो स्कीम है, ये स्कीम इम्पोर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना, LIC इसका एक संशोधित स्कीम ला रही है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है। पहली बात तो याद रखना 2017 में ये शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी, और ये जो है ये उन व्यक्तियों के लिए था जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उन भारतीय के लिए था, उन बुजुर्गों के लिए था जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, वही इसमें निवेश कर सकते हैं। इस योजना के लिए 10 साल के लिए 8% प्रति वर्ष मासिक व्यय पे रिटर्न सुनिश्चित करता है, यानी अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ 8% का आपका इंटरेस्ट मिल सकता था। सरकार ये योजना क्यों लाई है, तो ये याद रखना कि पिछले 50 वर्षों में भारत की जहाँ जनसंख्या 3 गुनी बढ़ी है, पिछले 50 वर्ष में जहां भारत की जनसंख्या 3 गुनी बढ़ी है, वहीं बुजुर्गों की जनसंख्या 4 गुनी बढ़ी है। तो बुजुर्गों को किस तरह से सोशल सिक्योरिटी का फायदा मिल सके, इसलिए सरकार जो है ये योजना उनके लिए लेकर आई है। तो नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप योजना देख लोगे तो आपका काम चल जाएगा, राइट। पेपर देखने का मतलब यही है कि उससे संबंधित जितना भी टॉपिक है जो UPSC या स्टेट PCS पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखने का कोशिश करें। देखो बंगाल में एम्फन के बाद अब काल बैसाखी तूफान की मार,
काल बैसाखी तूफान को लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछा है वनडे एग्जाम में या स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो याद रखना है काल बैसाखी तूफान किस राज्य से संबंधित है, तो वो वेस्ट बंगाल से संबंधित है। दूसरा और बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखना, एम्फन तूफान कहाँ आया था, किस राज्य को प्रभावित किया था, तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया गया था। और ये एक चक्रवातीय तूफान है जिसका नाम दिया गया था थाईलैंड के द्वारा। हाँ, ये न्यूज़ भी काफ़ी चर्चा में रहेगा और वनडे एग्जाम में या स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। उत्तराखंड के मेजर सुमन को यूएन का सेन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो ये याद रखना यूनाइटेड नेशन का अवार्ड है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है किसको, तो उत्तराखंड के मेजर सुमन को। मेजर सुमन को यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेन जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर का अवार्ड मिला। डब्ल्यूएचओ ने फिर संक्रमण बढ़ने की चेतावनी जारी की है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि भारत जैसे देश अगर अपना लॉकडाउन खोलता है तो वैसी कंडीशन में संक्रमण एक बार फिर से बढ़ सकता है। तो डब्ल्यूएचओ लगातार चर्चा में रह रहा है। एक बार फिर हम डब्ल्यूएचओ को लेकर के डिस्कस करते हैं, बेसिक डिस्कस करते हैं कि डब्ल्यूएचओ आखिर है क्या। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में 1948 ईस्वी में डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का एक विशेषीकृत एजेंसी है, इसको स्पेशलाइज्ड एजेंसी बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की यह एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। एक है मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। डब्ल्यूएचओ में लगभग 194 देश वर्तमान में हैं। डब्ल्यूएचओ के सदस्य हैं 194 देश हैं और 150 से अधिक देशों में इसका क्षेत्रीय कार्यालय। एक अंतर सरकारी संगठन क्या होता है कि जब दो सरकारें मिल के बात करती है किसी फोरम पे तो उसे कहा जाता है अंतर सरकारी संगठन। दो या दो से अधिक सरकारें अगर मिल के किसी फोरम पे बात करती है तो उसे अंतर सरकारी संगठन कहा जाता है। और चूंकि इसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। डब्ल्यूएचओ काफी चर्चा में रहा, इसलिए डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछेगा। ये डिस्प्यूट भी एक बार देख सकते हो तालिबान को लेकर के, फिर कभी हम डिस्कस करेंगे कि लेकिन अफगानिस्तान तालिबान की क्या पॉलिसी है, भारत को का तालिबान को लेकर के क्या रुख रहा है, और अमेरिका क्यों तालिबान जो एग्रीमेंट कुछ दिन पहले किया था उससे अलग होना चाह रहा है। देखो, सुरक्षा कानून से हांगकांग की आज़ादी को खतरा नहीं। तो कुछ समय पहले जो हमने चीन का डिस्प्यूट सॉल्व किया था, चीन का जो इशू हमने डिस्कस किया था, चीन का जिस तरह से पंगा चल रहा है इंडिया के साथ उसी तरह से चल रहा है ताइवान के साथ, उसी तरह से उसका चल रहा है हांगकांग के साथ, उसी तरह से दक्षिण चीन सागर में चल रहा है। तो बहुत जगह चीन का विवाद चल रहा है, राइट। चीन का विवाद न सिर्फ इंडिया के साथ चल रहा है, बहुत ही जगह चल रहा है। ऐसे कंडीशन में जो है हांगकांग इशू को लेकर के इंडिया ने कभी चीन की आलोचना नहीं की है। तो समय आ गया है कि जिस तरह से चीन इंडिया पे दबाव बनाता है, मान लो चीन जो है लद्दाख में क्यों आया, लद्दाख में चीन का आने का एक बहुत बड़ा रीजन था कि भारत के द्वारा जो है ताइवान को समर्थन किया जा रहा है। भारत के जो पार्टी सत्ता में है यानी जो बीजेपी है, उनके कुछ एमपी जो हैं वो ताइवान जा रहे हैं। ताइवान में जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं और उसको लेकर के चीन आपत्ति दर्ज कर रहा है। हालांकि यह भी सही है कि भारत के कोई मंत्री नहीं जा रहा, बीजेपी के कुछ एमपी जा रहे हैं, मंत्री नहीं जा रहा। मंत्री जाता तो ऑफिशियल हो जाता। तो अनऑफिशियल तौर पे भारत जो है अब ताइवान का समर्थन करना शुरू किया है और यह भी कारण है कि भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद बढ़ा है। तो इंडिया जो सीमा विवाद बढ़ता है चीन का, तो इंडिया को एक प्रेशर देने का कोशिश करता है, मेंटल प्रेशर देने का कोशिश किया जाता है चीन के द्वारा। तो हांगकांग इशू क्या है थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर इसको हम डिस्कस कर लेंगे। देखो, हांगकांग जो है 1997 तक जो है 1997 तक वो पार्ट था आपको ब्रिटेन का। जिस तरह से भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था उसी तरह से हांगकांग उपनिवेश था ब्रिटेन का। 1997 में जो है जब हांगकांग से वापस चला गया ब्रिटेन, तो उसने उसको चीन को सौंपा और चीन को इस शर्त पे सौंपा कि हम आपको सौंप रहे हैं क्यों, और हम चाहते हैं कि आप 1 नेशन 2 सिस्टम लागू करें। यानी 1 नेशन 2 सिस्टम क्या होगा कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है लेकिन हांगकांग में लोकतंत्र है।
हांगकांग में लोकतंत्र है और यहाँ पे आप लोकतंत्र बरकरार रखें। अपने देश में आप जो है अलग सिस्टम रखिए, कोई इशू नहीं है। आप अपने यहाँ कम्युनिज्म रखिए, आप अपने यहाँ साम्यवादी सरकार रखिए, लेकिन हांगकांग में आप जो है लोकतंत्र बरकरार रखिएगा। इसी शर्त के आधार पे जो है ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग सौंपा था 1997 में। और 2047 तक चीन ने वादा किया था कि वो इस नीति पे चलेगा, यानी 50 वर्ष तक, 1997 से लेकर 2047 तक जो है चीन इसी नीति पर चलेगा। इसका वादा किया था चीनी सरकार ने तत्कालिक ब्रिटेन सरकार को, जब ब्रिटेन सरकार चीन को हांगकांग सौंप रहा था। लेकिन वर्तमान में क्या कर रही है कि चीन सरकार प्रत्येक समय कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि वो चाहती है कि हांगकांग में जो लोकतंत्र है उसको खत्म करके हांगकांग को पूरी तरह से चीन में मिला लिया जाए। जिस तरह से उन्होंने तिब्बत को मिलाया, उसी तरह से हांगकांग को पूरी तरह से मिलाना चाहती हैं। तो इसको लेकर के 2014 में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था जिसका नाम था अम्ब्रेला मूवमेंट। कई बार स्टेट पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है, अम्ब्रेला मूवमेंट किस देश से संबंधित था? तो संबंधित था हांगकांग से, और ये विरोध कर रहे थे चीन का। कुछ समय पहले, आज से कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि चीन ने किस तरह से खुफिया एजेंसी तथा अन्य कार्यालय जो है वो खोले जा रही है हांगकांग में, और इस तरह से चीन का कहना है कि जो है हम सुरक्षा दे रहे हैं हांगकांग को, लेकिन इसका अलग उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कि हांगकांग की संप्रभुता को समाप्त करना। और 2019 में काफ़ी समय डिस्प्यूट रहा था प्रत्यर्पण कानून को लेकर के। चीन एक कानून लेकर आया था जिसका नाम था प्रत्यर्पण कानून। इसका मतलब था कि हांगकांग ही एक कानून लेकर आया था जिसका नाम था प्रत्यर्पण कानून, और इसका मकसद था कि हांगकांग में गिरफ्तार किसी भी व्यक्ति को जो सजा देने का प्रोविज़न होगा वो चीन सरकार के द्वारा होगा। तो इसको लेकर के काफ़ी हद तक विरोध हुआ था। और ये जो लेडीज दिख रही है, इनका नाम है कैरी लामा। कैरी लामा जो है हांगकांग की अभी प्राइम मिनिस्टर है, और इनका काफ़ी हद तक झुकाव जो है चीन को लेकर के। और यही कारण है कि देखो इनका जो न्यूज़ है कि राष्ट्र सुरक्षा कानून से हांगकांग की आज़ादी को खतरा नहीं, तो इनका जो कैरी लामा का भी विरोध हो रहा है हांगकांग में, चूँकि इनका झुकाव है चीन की तरफ, और ये इसी ने प्रत्यर्पण कानून लेकर आया था 2019 में। देखो सरिस्का का याद रखना, सरिस्का में आए 3 मेहमान, तो सरिस्का याद रखना किस राज्य में पड़ता है। कई बार वनडे एग्जाम में, स्टेट क्वेश्चन में कई बार पूछा था। सरिस्का जो उद्यान है, वन जीव अभ्यारण्य है, वो पड़ता है आपको राजस्थान में। सरिस्का राजस्थान में है। ये भी आप एक बार देख सकते हो कि भारतवंशी वैज्ञानिक राजीव को मिला इन्वेंटर ऑफ ईयर का अवार्ड मिला। यूनाइटेड नेशन में जो है इसे इन्वेंटर ऑफ ईयर का अवार्ड मिला राजीव को, एक बार देख सकते हो। चलिए आज हमारे पास इतना ही था। टेलीग्राम चैनल हमारा जाकर ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद अगर किसी तरह का कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। और अपने कलीग के साथ, अपने मित्र के साथ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, उनके साथ ये वीडियो को आप शेयर करने का कोशिश करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।